जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं संस्कृत शिक्षण विषय, यानी कि संस्कृत का जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो तो सभी ने देखे ही, लेकिन संस्कृत की जो शिक्षण यानी कि पेडागोगी है उसको हम आज कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके जो शिक्षण विषय है उसको हम पूरा देख लेंगे, ठीक है। जिसमें आपकी विधियाँ, शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियाँ, प्रणालियाँ जो भी हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। उसमें कितनी क्या विधि हैं, जैसे कि पाठन कौशल की विधियाँ होती हैं, ये सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम धन कृत धन एक से मिलकर आपकी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। साथ ही कौशल चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रवले सुबोधपल्ली, ठीक है। आगे कौशल दो श्रेणियों में विभक्त है, एक तो ग्राह्य और एक अभिव्यक्तियात्मक। ग्राह्य में आपका श्रवण और पठन आता है और अभिव्यक्तितात्मक में आपका वाचन और लेखन आता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक कला और एक विज्ञान। शिक्षण, तो शिक्षण की सफलता विविध प्रविधि और तकनीक पर आधारित होती है। साथ ही विधि, तो विधि विषय वस्तु को छात्रों के सामने अच्छे तरीके से या विधि से प्रस्तुत करना ही विधि कहलाता है। यह पूर्व नियोजित व परिवर्तनशील होती है, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, हर्वर्ट पंचपदी प्रणाली और पाठ्य पुस्तक विधि। प्रविधि, तो प्रविधि क्या है? तो प्रविधि जिसके अंतर्गत काठिन्य निवारण को स्पष्ट करके विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रविधि कहते हैं। यह भी आपकी पूर्व नियोजित एवं परिवर्तनशील होती है, जैसे कि चित्र प्रविधि, प्रतिक्रिया साथी प्रविधि, काठिन्य निवारण प्रतिविधि। नोट, इसको शिक्षण युक्ति भी कहा जाता है। किसको? प्रविधि को शिक्षण युक्ति भी कहा जाता है। तकनीकी, तो शिक्षण में इसके स्थान कक्षा के अंदर होता है। अनेक अध्यापकों को पढ़ाने स्तर अलग अलग होते हैं। साथ ही तकनीकी ज्ञान छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो इसके प्रवर्तक, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक D.W. एलिन थे, जिन्होंने 1963 में अमेरिका में और साथ ही 1970 में D.D. तिवारी ने भारत में कब? तो 1970 में, और अमेरिका में 1963 में सूक्ष्म शिक्षण। फिर है इसकी सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले पारसी तथा शाह थे, जिन्होंने 1974 में सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाए थे। कौन? पारसी और शाह। फिर है कि सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, तो किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना। साथ ही दक्षता कौशल के अभ्यास करने से आती है। छात्र, तो सूक्ष्म शिक्षण में जो छात्र संख्या 10 से 15 और समय जो होता है वो 6 से 10 मिनट का होता है। पाठ्य विषय जो आपकी पाठ्य ऐसा होता है वो, और कौशल एक ही प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण करते समय। अभ्यास, कौशल में दक्षता प्राप्ति तक उसका अभ्यास किया जाता है। उपकरण, तो उपकरण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। एक पाठ योजना, उसके बाद शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि पुनर्वलन, पुनः पाठ योजना और पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण सूत्र आपके 9 हैं, जिसके प्रवर्तक आपके हार्वर्ड, स्पेंसर एवं कमीशियन है। शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है। पहला है सरल से कठिन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर जो सूत्र है वो मानव स्वभाव पर आधारित है। इस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि तथा आत्मबल बढ़ेगा। साथ ही ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही इसका उद्देश्य होता है। पूर्ण से अंश की ओर, तो संपूर्ण विषय को बालक के सामने प्रस्तुत करना तथा उसे लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना ही इस सूत्र के द्वारा जो बालक के भावात्मक, कलात्मक, संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट का अर्थ उदाहरण होता है तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही उसे नियम बताएगा, और आगमन विधि इसका ठीक उल्टा हो जाता है। फिर है
सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसमें जो अध्यापक है वो पहले बालकों के समक्ष नियम प्रस्तुत करता है, उसके बाद ही उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो ये निगमन विधि है। ठीक। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो इस शिक्षण सूत्र में अध्यापक छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर तथा सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण देता है। विश्लेषण, तो विश्लेषण का अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर, और संश्लेषण का अर्थ होता है अंश से पूर्ण की ओर। फिर है कि मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, इसके अंतर्गत बालक की अंतर्क्रियाओं पर विशेषकर बल दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र है। अनुभव से तर्क की ओर, तो मनोविज्ञान में तार्किक को ही अनुभव से तर्क की ओर कहा गया है। वही शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि की विशेषताएं, तो इसके माध्यम से बालक व्यवहार में परिवर्तन करता है। सजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण विधि करके सीखने का पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, ना कि स्थिर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षण विधियां 3 प्रकार की होती हैं। एक प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि, यानी कि मौलिक विधि, अर्वाचीन विधि और नवीनतम विधि। प्राचीन विधि, तो प्राचीन विधि वे विधियां जो लॉर्ड मैकाले यानी कि 1835 के भारत आने से पहले प्रचलित थी। यह 2 प्रकार की थी, एक पाठशाला विधि, दूसरी व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधि, इस पद्धति में छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। पाठशाला विधि मौखिक विधि होती थी। पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि और व्याख्या विधि, ये सभी किसमें है? आपकी प्राचीन विधि में। फिर है इसमें मौखिक विधि, तो मौखिक विधि, इस विधि को व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र विषय वस्तु को अध्यापक को सुनाएगा और अध्यापक उनके दोषों को दूर करेगा। इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। पारायण विधि, तो पारायण विधि का वास्तविक अर्थ होता है पाठ का पढ़ना। इस विधि के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता था। इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता था। इस विधि का सबसे बड़ा दोष है अर्थ के अवबोधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर है वाद विवाद विधि, तो ये कंठस्थीकरण के साथ अवबोधन पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। सूक्ष्म विषय वस्तु को दल बनाकर स्पष्ट किया जाता है। इसमें दल शिक्षण को महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, तो अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देते हैं और इस विधि के माध्यम से छात्र की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। सूत्र विधि, इस विधि व्याकरण में काम में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत पहले छात्र को नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, अर्थात यह निगमन विधि का दूसरा रूप है। सूक्ष्म विषय को स्पष्ट करने के लिए सूत्र विधि काम में ली जाती है। कथा कथनक विधि, इस विधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण तथा रुचि उत्पादन के लिए शिक्षक पाठ के माध्यम या अंत में करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र में नैतिक विकास होता है। विषय वस्तु को रोचक व जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी विधि आपकी कथा कथनक विधि और श्रव्य दृश्य विधि होती है। कथा नायक विधि, तो अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाता है। यह विधि निष्क्रिय विधि है। भाषण विधि, कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए यह विधि काम में ली जाती है और यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। वहीं व्याख्या विधि, तो यह विधि भाषण विधि का ही रूप है जिसमें छात्रों की शंका समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। और इस व्याख्या के अंग, तो व्याख्या के अंग में आपका संधि विच्छेद या पद विच्छेद, पदोक्ति या मुहावरों द्वारा, विग्रह, वाक्य योजना, सापेक्ष और समाधान। व्याकरण विधि, तो व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व माना जाता है और पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, विचार, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, कारक आदि चिन्हों को पढ़ाने की विधि होती है। व्याकरण अनुवाद विधि, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके रामकृष्ण गोपाल भंडाकर हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की होती है, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। मातृभाषा का दूसरा विषय भाषा में अनुवाद करने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। नवीन विधि,
तो नवीन विधि के अंतर्गत यानी कि अर्वाचीन विधि, ये भी आपकी 6 विधियां हैं जो कि लॉर्ड मैकाले के 1895 के भारत आने के बाद प्रचलित हुई थी, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली, मूल्यांकन विधि और संरचनात्मक उपागम। तो इसमें पाठ्य पुस्तक विधि, इसके प्रवर्तक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। यह विधि कौशलों पर निर्भर है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और ये सुनियोजित व नियमित है। इसमें अध्यापक की आवश्यकता कम पड़ती है। सोपानों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। इस विधि के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है और इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र विद्यालय उपस्थित न हो सके तो छात्र स्वयं अध्ययन कर सकें। फिर प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक वीपी वोकिल हैं और ये संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इस विधि का आकार अनुकरण है। मातृभाषा को इस विधि में बाधक नहीं बनने दिया जाता है। इस कारण इस विधि को निर्वाध या सुगम विधि भी कहते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य अध्ययन करा रहे हों उसी भाषा में अध्ययन कराना। फिर है विश्लेषण विधि, पूर्ण से अंश की ओर। इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और यह विधि विशेष रूप से व्याकरण व कथा पाठ के लिए उपयोगी होती है। हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली, तो इसके प्रवर्तक हार्वर्ड स्पेंसर है। ये पाठ योजना निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में फ्रेडरिक हार्वर्ड स्पेंसर ने 4 सोपान दिए हैं: स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था और व्यवहारिकता। इस विधि में संशोधन कर फ्रेडरिक हार्वर्ड स्पेंसर ने 5 सोपान दिए, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, तो इस विधि का मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं और नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। प्रस्तावना का मुख्य कार्य उद्दीपक के रूप में कार्य करना है। प्रस्तुतिकरण इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कठिन निवारण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, शुद्धि संशोधन आदि। इसका मुख्य उद्देश्य है विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत करना। तुलना, इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना जिसमें काठिन्य निवारण, मौन वाचन, व्याख्या आदि हों। सामान्यीकरण इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। इसमें बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि होते हैं। गद्य पद्य में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है। व्याकरण में नियमीकरण कहा जाता है। प्रयोग इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए किए गए ज्ञान को स्थायी करना है। इसमें अधिगम का व्यवहारीकरण किया जाता है, अर्थात निर्वाचित ज्ञान को व्यवहार में लाना होता है। इसमें गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आदि होते हैं। मूल्यांकन विधि, छात्रों के स्थायी ज्ञान को परखने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि प्रत्येक सोपान के अंत में काम लाई जाती है। यह विधि हार्वर्ड पंचवदी प्रणाली का विकसित रूप है। इसके माध्यम से ज्ञान की प्रतिपुष्टि होती है। पुनर्वलन का अर्थ प्रतिपुष्टि होता है। मूल्यांकन का अर्थ निर्णय देना और भावात्मक रूप से है। संरचनात्मक उपागम विधि, तो वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है। अब है गद्य शिक्षण। गद्य का सर्वप्रथम वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। गद्य की परिभाषा जो छंद से रहित विधा हो वही गद्य कहलाती है। व्रत बंधोचित गद्यम, यानी कि ये कथन जो है ये विश्वनाथ का है। अपाद बंधन रचना गद्यम, ये दंडी का कथन है। गद्य कवीरना निष्कम वदति, ये गद्य को कविता की कसौटी कहा गया है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि और शब्दों उच्चारण है। गद्य शिक्षण में प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। गद्य 2 प्रकार के होते हैं, कथा और आख्या। कथा जो कि अवंती सुंदरी कथा और आख्या जो कि हरिश्चरितम। गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आदर्श वाचन होता है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि काठिन्य निवारण विधि है। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। गद्य शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 3। उद्बोधन, गद्य शिक्षण की विधियां 3 होती हैं। उद्बोधन विधि, टीका विधि, स्पष्टीकरण विधि। उद्बोधन विधि, तो इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है। साथ ही इस विधि को पढ़ने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्र, अभिनय आदि साधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है।
वहीं टीका विधि, टीका विधि, इस विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। यह विधि उच्च स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। टीका विधि में शब्द की व्युत्पत्ति, संधि, समास, कारक, प्रकृति, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है और यह समन्वित विधि का रूप है। स्पष्टीकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि के अंतर्गत विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही समास की बहुलता किस शिक्षण में पाई जाती है, तो समास की जो बहुलता है वो गद्य शिक्षण में पाई जाती है। गद्य के 4 भेद होते हैं समास के आधार पर। उत्कालिक गद्य, चूड़क गद्य और साथ ही मुक्तक गद्य और व्रत ग्रंथि गद्य। ऐसा गद्य का प्रकार जो लय के अनुसार पढ़ाया जाता है। पद्य शिक्षण या काव्य शिक्षण, तो पद्य शिक्षण, पद्य का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। पद्य की परिभाषा जो छंद से युक्त विधा हो उसे पद्य कहलाती है। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम ये जो कथन है ये विश्वनाथ आनंद का है। सर्वप्रथम संपूर्ण पद से युक्त जो वेद है वो साम वेद है। मंत्रों का वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को। संगीत का वेद सामवेद को, जादू टोने का वेद अर्थवेद को और गद्य व पद्य से मिश्रित वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, काव्य का रसास्वादन, सौंदर्यानुभूति, भावानुभूति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का उद्देश्य होता है। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य, दृश्य रूपक और उपरूपक होते हैं। श्रव्य में गद्य, पद्य और चंपू आते हैं। गद्य जैसे कि कथा, आख्या और पद्य में आपके महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और चंपू में नल चंपू और चंपू आते हैं। आगे पद्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन सस्वर वाचन होता है। पद्य शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार भावबोध व भाव विश्लेषण होता है। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि दंडायन, खंडायन विधि, काठन्य निवारण विधि होती है। पद्य शिक्षण की विधियां तो गीत विधि, भाषा अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, भाष्य विधि, तुलना, समीक्षा, दंडायन और खंडायन ये इसकी विधियां हैं। गीत विधि, तो गीत विधि ये प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ होती है। इसमें पद्यांश को लयबद्ध या संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषा अनुवादी विधि, तो ये अर्थबोधन विधि होती है। इस विधि के द्वारा पद्यांश के शब्दों का अर्थ किया जाता है। व्याख्या विधि तो शंका समाधान के लिए काम में आती है और व्याख्या विधि में एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, बाद में श्लोक का अर्थ कराया जाता है। व्याख्या विधि में व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, दार्शनिक पक्ष पर बल दिया जाता है। भाष्य विधि यह उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ होती है। भाष्य विधि में कथा के समान दृष्टांतों का स्पष्ट अध्यापन कराया जाता है और इसे ऐतिहासिक उदाहरणों की प्रधानता है। तुलना विधि तो यह प्रस्तुत श्लोक के भाव वाले समान श्लोक को बताया जाता है। इस विधि में काव्य सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त होती है। समीक्षा विधि काव्य की भाषा के साथ साथ भाषा शैली, छंद, अलंकार, कथा आदि को दूसरे कवियों की भाषागत विशेषताओं से तुलना की जाती है। इस विधि में गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। दंडायन विधि तो दंड का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य का अर्थ वाक्य का अन्वय करना, साथ ही काव्य शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडायन विधि कहलाती है। इस विधि में छात्र स्वयं शिक्षक की सहायता से श्लोक के प्रधान अंशों को खोजता है तथा बाद में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्याकरण संबंधित प्रश्नों की खोज करता है। दंडायन विधि में छात्र निष्क्रिय तथा कक्षा अनुशासनहीन रहेगी और यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है। साथ ही खंडायन विधि तो खंडायन विधि इसमें सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्नों के स्थान पर पाठ्य विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र सक्रिय तथा कक्षा अनुशासित रहती है और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण तो व्याकरण की व्युत्पत्ति वी धन आ धन क्र धन ल्यूट प्रत्यय से हुई है और पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहते हैं। साथ ही व्याकरण को शब्द की शुद्धि व अशुद्धि का शास्त्र भी कहा जाता है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य शब्दों की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि होती है।
व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान नियमितीकरण या नियम से पढ़ाना होता है। व्याकरण शिक्षण के 5 सोपान होते हैं, जिसमें रच्चो आगमन, लघुवा संदेह यानी कि रचा, ऊह आगम, लघु असंदेह, ये संस्कृत में कुल 18 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, तो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ 2 प्रकार की हैं, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन विधियों में परंपरागत विधि, कंठस्थीकरण विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि है। साथ ही परंपरागत विधि, तो इस विधि के अंतर्गत गुरुकुल पद्धति द्वारा व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करवाया जाता है। परंपरागत विधि में पतंजलि के आगमन निगमन विधि के आधार पर अध्ययन करवाया जाता था। इस विधि में अष्टाध्यायी के सूत्रों को कंठस्थीकरण कराया जाता है और इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था, ना कि अर्थबोधन पर। पतंजलि ने प्रकृति प्रत्यय पर विशेष बल दिया है। आगमन विधि के प्रवर्तक पतंजलि हैं। यह व्यक्तिगत अन्वेषण विधि है। इसके 4 सोपान हैं। उदाहरणों से नियम की ओर, उदाहरण जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, निरीक्षण से ज्ञात से अज्ञात की ओर, और नियमितीकरण सरल से कठिन की ओर, परीक्षण स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह विधि रोचक है, न्यूटन नियम से सामान्य नियम की ओर, और छात्र सक्रिय रहते हैं तथा कक्षा अनुशासन रहती है। साथ ही निगमन विधि, तो निगमन विधि के प्रवर्तक पतंजलि हैं और इसके भी 4 सोपान हैं। नियमों से उदाहरण की ओर, तो नियम बोधन, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम स्पष्टीकरण, कठिन से सरल की ओर, नियम परीक्षण, इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम सत्यापन, तो नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। साथ ही इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं व कक्षा अनुशासनहीन रहती है। भाषा संसर्ग विधि, तो इस विधि के अंतर्गत व्याकरण तथा अनुकरण के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। समवाय या सहयोग विधि, तो सहयोग विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य पद्य रचना, नाटक, कथा के अध्ययन के साथ साथ दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं और इस विधि को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि में बालक स्वयं शब्दों की खोज करता है और ह्यूरिस्टिक विधि सीखो नामक सिद्धांत पर काम करती है। अन्व्यतिरेक विधि, तो अन्व्यतिरेक विधि में काव्य शिक्षण के अन्वयन को आधार मानकर प्रत्येक शब्द का व्याकरण दृष्टि से टुकड़े करके व्याकरण शिक्षण कराया जाता है। साथ ही नाटक शिक्षण, तो नाटक शिक्षण का अर्थ है अभिनय करना। नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता हैं। साथ ही काव्येषु नाटक रम्यम, तो ये जो आपके अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। लक्षण अवस्थानुकृति नाट्यम, ये 10 रूपकम से लिया गया है। और नाट्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास कराना होता है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन सोपान जो होता है वो पठा अभिनय होता है। और पाठ नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार चरित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। नाट्य शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनय सात्विक अभिनय होता है। नाटक के 3 प्रकार होते हैं। हितोपदेश जनन, व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए उपदेश देना। विश्रांति जनन, यानी कि समाज व व्यक्ति को शांति प्रदान करने के लिए। और साथ ही विनोद जन्यम, यानी कि समाज व व्यक्ति का मनोरंजन करना। नाट्य शिक्षण की विधियाँ, तो नाट्य शिक्षण की विधियाँ आपकी 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय और व्याख्या विधि। आदर्श नाट्य विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है और इस विधि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है। रंगमंच विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि है, परंतु अधिक खर्चीली होने के कारण वर्तमान में अनुपयुक्त है। कक्षा अभिनय विधि, तो इस विधि में छात्रों के द्वारा पूर्ण हाव भाव के साथ वाचिक अभिनय किया जाता है और यह कक्षा शिक्षण के प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि है वर्तमान में। व्याख्या विधि, तो व्याख्या विधि में शिक्षक द्वारा नाटक की कथा, वस्तु, पात्र, कथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है और जो व्याख्या विधि या कक्षा शिक्षण के उच्च स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है।
नाट्य अभिनय के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। वाचिक अभिनय, इसमें मौखिक अभिनय तथा उतार चढ़ाव होता है। आंगिक अभिनय, इसमें अंग संचालन होता है। आहार्य अभिनय, इसमें वेशभूषा के साथ अभिनय करना होता है। और सात्विक अभिनय, पात्रों की वेशभूषा के साथ साथ उनके गुण दोषों का निरूपण किया जाता है। कथा शिक्षण तथा रचना शिक्षण। कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना होता है। नाट्य शिक्षण की विधियाँ, तो विधियाँ 4 हैं। कथन विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि और कथा अभिनय विधि। कथन विधि में लघु रूप में एक कथन के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। चित्र विधि, चित्रों के माध्यम से कथा सुनना। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से। साथ ही संवाद विधि, तो वार्तालाप के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है। कथा अभिनय, कक्षा में अभिनय के माध्यम से कक्षा शिक्षण करवाया जाता है और ये सबसे अच्छी विधि है। भाषा कौशल, भाषा का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम है जिसमें श्रवण के बाद वाचन के बाद पठन के बाद लेखन। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल पठन कौशल होता है और अनपढ़ या निश्चल लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौशल वाचन कौशल होता है। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों को अवबोधन करना है। इसमें भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। चारों कौशलों में यह सबसे सरल व प्रथम कौशल है। भाषा कौशल का आधार श्रवण कौशल ही है, अतः इस कौशल के माध्यम से छात्र जैसे ही सुनता है वैसे ही बोलता है। अर्थग्रहण पूर्वक तथा अवबोध करके सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है और श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र उच्चारण में समर्थ हो सकता है। यह श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। श्रवण दोष रहित होने से भाषण भी दोष रहित हो जाता है। श्रवण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत, अभिनय गीत, लघु कथाएं कक्षाओं में छात्रों को सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर करुणा, वीर, श्रृंगार, हास्य रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जानी चाहिए। दूसरी, वाचन कौशल। भाषा कौशल का दूसरा कौशल आपका वाचन कौशल है और वाचन या भाषण कौशल श्रवण कौशल पर निर्भर रहता है। श्रवण जितना मजबूत होगा भाषण उतना ही मजबूत होगा। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। वाचन या भाषण कौशल के बिना समाज में वाचन या वार्तालाप नहीं होता है। अभिव्यक्ति, भावाव्यक्ति की क्षमता के विकास वाचन और भाषण कौशल कहते हैं। भाषण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत, अभिनय गीत, लघु कथाएं छात्रों को सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना चाहिए। यह कौशल सुनकर के बोलने पर आधारित होता है। तीसरा, पठन कौशल। पठन कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है और पठन कौशल को वाचन कौशल कहते हैं। पठन कौशल का उद्देश्य गति, यति, लय पूर्वक शब्दों को उचित आरोह अवरोह में बोलना होता है। शब्दों को क्रमबद्ध रूप में पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, अर्थपूर्ण पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, वाक्यों को वाक्यांशों में विभक्त कर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना है। सौंदर्य अनुभूति तथा भावानुभूति के साथ पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। पाठन कौशल का मुख्य उद्देश्य अर्थपूर्वक पढ़ना होता है। पठन कौशल का गौण उद्देश्य होता है उच्चारण शिक्षण। पठन कौशल की 4 विधियां हैं। वर्णमाला विधि या अक्षरबोध, चित्र विधि, ध्वनि सम्य विधि, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा अभिलेख विधि या वाक्य विधि। तो वर्णमाला विधि, तो यह पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है तथा बाद में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से गद्यांश की पूर्ति कराई जाती है। चित्र विधि का मुख्य उद्देश्य देखो और कहो। इस विधि को देखो और कहो विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक चित्रों को देखकर पढ़ने की कला को ग्रहण करता है। ध्वनि साम्य विधि, नवीन शब्दों का ज्ञान छात्रों को इस विधि से सरलता से हो जाता है। इसमें अध्यापक एक ही उच्चारण वाले शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करवाते हैं। अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक चित्र ध्वनि का अनुकरण करते हैं। सुनो पढ़ो विधि श्रवण से पाठन की ओर। सामूहिक विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र दल बनाकर पढ़ते हैं। भाषा अभिलेख या भाषा यंत्र विधि यह आधुनिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ पढ़ना सीखता है।
दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए अभिलेख शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लिग्वाफोन और षंडक यंत्र। फिर है कि वाक्य विधि, तो वाक्यों के माध्यम से अध्यापन कराना, ये उच्च माध्यमिक स्तर है। और साथ ही पाठन कौशल के दो प्रकार हैं, सस्वर और मौन वाचन। मौन वाचन भी दो प्रकार के हैं, गहन और द्रुत वाचन। सस्वर वाचन 4 प्रकार के हैं, आदर्श पाठन, अनुकरण पाठन, व्यक्तिगत पाठन और संवेद पाठन। लेखन कौशल यह सीखने का अंतिम कौशल है। यह अंतिम कौशल होने के कारण इसे काठिन्य कौशल भी कहते हैं। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंशों को लिपिबद्ध में अवतरण ही लेखन कौशल कहलाता है। इसके उद्देश्य विचारों भावों को स्थायी करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। विचारों भावों के नए प्रतिमान स्थापित करना। लेखन 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। भाषा का सहज रूप भाषण है तथा उसी का प्रतिबिंब लेखन है। वाणी रूपी भाषा को लेखन से स्थायित्व मिलता है। लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने मनोभाव को चिरकाल के लिए स्थायित्व कर लेता है। नोट, फ्रोवल के अनुसार पहले वाचन फिर लेखन, मॉन्टेसरी के अनुसार पहले लेखन फिर वाचन, और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य सुंदर लेख का प्रतिरूप है। लेखन कौशल की 3 विधियां हैं, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख। अनुलेख, इस विधि को दृष्टिलेख विधि भी कहा जाता है। इस विधि में छात्र देख देख कर लिखते हैं। प्रतिलेख, इस विधि के माध्यम से छात्रों में सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है, पर इसमें पंक्ति एक ही होती है। इस विधि का नाम सुलेख या सुंदर लेख भी होता है। श्रुतिलेख, इस विधि में छात्र सुन करके लिखता है। इसमें ये गौड़ विधि है। गौड़ विधि चित्र विधि, उद्बोधन विधि, सूत्र विधि, संशोधन विधि। चित्र विधि, उद्बोधन विधि स्वाध्याय की प्रवृत्ति है। सूत्र विधि, इसमें छात्र अध्यापक को उदाहरण देता है, वह छात्र नियम सूत्र लिखते हैं। संशोधन विधि, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए यह विधि काम में लाई जाती है, और यह प्रतिलेख विधि के बाद संशोधन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। अध्यापन कौशल, अध्यापन कौशल में 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रस्तावना कौशल, श्यामपट कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल और गृह कार्य कौशल। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना उद्दीपक का कार्य करती है। इसे पाठोपस्थापन या विन्यास प्रेरणा भी कहते हैं। नवीन ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार करना, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, नवीन विषय का आरंभ इसी के माध्यम से होता है। इस कौशल में प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, साथ ही प्रस्तावना में कम से कम 5 से 8 से अधिक प्रश्न नहीं होने चाहिए। यह कौशल ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। संयोजक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ विधेयता है। फिर प्रस्तावना कौशल में रुचि उत्पादन करने वाले तत्व कौन से होते हैं? प्रश्न करना, चित्र, कथा, मॉडल, प्रयोग, उदाहरण। प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता, तो इनके प्रश्नों में तारतम्यता, सरलता, स्पष्टता, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित और प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में न हो। प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न। श्यामपट कौशल, तो यह शिक्षक का घनिष्ठ मित्र क्या होता है? श्यामपट होता है। विद्यालय का अर्थ है तो पुस्तकालय। सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन श्यामपट। शिक्षक का दाहिना हाथ श्यामपट। कक्षा में पहली शर्त श्यामपट। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का जो गठन है वो 1984 में हुआ था, और इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। और श्यामपट पर लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है गोलाकार लिपि। श्यामपट कौशल की विशेषता, तो पदों तथा पंक्तियों के मध्य विराम हो, वर्ड तथा अंक दूर से भी दिखाई दे, मुख्य अंश तथा संक्षिप्त पद पर लेखन हो, लिखे हुए शब्दों की व्याख्या करना चाहिए, साथ ही विशिष्ट शब्दों पर रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। प्रश्न कौशल, तो प्रश्न कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों का अभिव्यक्ति का विकास करना है। प्रश्न कौशल के घटक, तो 4 घटक हैं, वेग, कंठस्वर, विराम और वितरण। प्रश्नों की विशेषता, इसमें आपकी स्पष्टता, शुद्धता, सरलता, रोचकता, विशिष्टता होनी चाहिए। प्रश्नों के प्रकार, तो स्मृति प्रश्न, विचारबोधक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न। प्रश्नों का प्रयोजन,
तो प्रश्नों का प्रयोजन में पूर्व ज्ञान का परीक्षण, ज्ञात अंशों का स्मरण और साथ ही जिज्ञासा का उद्बोधन होता है। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। वहीं प्रवाह प्रश्न कौशल तो धारावाह बोलना तथा लिखना प्रवाह दर्शन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क आदि से युक्त होने चाहिए, जिससे छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास हो सके। साथ ही इस कौशल के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। अन्वेषण प्रश्न कौशल तो अन्वेषण का वास्तविक अर्थ होता है खोज करना। इस कौशल में खोजपूर्ण कौशल भी कहा जाता है और यह कौशल आर्मस्ट्रॉन्ग की ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित है। अन्वेषण प्रश्न कौशल के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। साथ ही इस कौशल के माध्यम से छात्रों चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। घटक अनुबोधन प्रविधि, इस विधि के माध्यम से अध्यापक को छात्रों से सबसे पहले सूक्ष्म रूप से प्रश्न करने चाहिए। साथ ही उन्हीं प्रश्नों को आधार मानकर विस्तृत प्रश्न पूछने चाहिए। यह एक आपके अंश से पूर्ण की ओर है। अधिक सूचना प्राप्ति, तो इस घटक के माध्यम से अध्यापक एक विषय वस्तु से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। पुनः केंद्रण प्रविधि, इस विधि के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को बार बार दोहरान करवाया जाता है। पुनः निर्देशन प्रविधि, इस विधि के माध्यम से गलत उत्तर होने पर सही उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दूसरे छात्रों को अवसर दिया जाता है। समीक्षात्मक विधि, तो मूल्यांकन के लिए यह घटक प्रयोग में लिया जाता है और इस कौशल के माध्यम से छात्रों में जागरूकता की वृद्धि होती है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल का दूसरा नाम प्रेरक वैविध्य कौशल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा या अभिप्रेरणा उत्पन्न करना है। इस कौशल के माध्यम से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। इसकी विशेषता तो शिक्षक की गति, अंतःक्रिया परिवर्तन, शिक्षक की भाव मुद्रा और विराम प्रयोग, साथ ही शिक्षक का स्वर आरोह अवरोह, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, भाव केंद्रीकरण और पुनर्वलन। साथ ही पुनर्वलन कौशल, तो पुनर्वलन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह आपके शाब्दिक और अशाब्दिक भी होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज्ञान को स्थायी और दृष्टिकरण करना। साथ ही गृह कार्य कौशल, तो इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तत्परता का विकास करना। गृह कार्यों को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं? अभिरुचि, स्पष्टता, उपयुक्तता, यथार्थता, सउद्देश्यता और मितव्ययिता। अनुवाद शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं, अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। साथ ही अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तन करना। अनुवाद शिक्षण की विधियां तो 3 विधि होती है, पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना या अनुकरण विधि। पुस्तक विधि, तो इस विधि के माध्यम से छात्र मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तन करता है। द्विभाषा विधि, यह भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करने के लिए द्विभाषा विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलना या अनुकरणी विधि, इस विधि के माध्यम से छात्र एक भाषा को दूसरी भाषा से तुलना करके तथा साथ में अनुकरण करके अनुवाद करते हैं। संस्कृत शिक्षण, तो संस्कृत शिक्षण के 6 उद्देश्य होते हैं या 6 प्रकार हैं। तो ज्ञानात्मक, अवबोधनात्मक, अभिव्यक्तियात्मक, अभिवृत्तियात्मक, अभिरुचियात्मक और मनोविनोदात्मक। तो ज्ञानात्मक, यह भाषा तत्वों का ज्ञान है। अवबोधात्मक, इसमें अनुकरण, सुनकर या पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अभिव्यक्तात्मक, तो इसमें विषय वस्तु को पढ़ने की योग्यता, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। साथ ही अभिवृत्त्यात्मक, इसमें अभिवृत्ति की क्षमता का विकास होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अभिरुचियात्मक, तो इसमें छात्रों की रुचि, जिज्ञासा उत्पन्न करना है। मनोविनोदात्मक, इसमें मनोरंजन की कथाएं, नाट्य आदि शामिल होती हैं। संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत, तो वो आपके 2 प्रकार के हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, विषय वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, संबंधता का सिद्धांत, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत,
निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के सामने कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, तो नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्य विषय वस्तु की दैनिक योजना तैयार करना। विषय वस्तु विश्लेषण करने का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे अंगों में बांटकर प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करना होता है। पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत, तो नवीन ज्ञान को स्थायी करने के लिए यह सिद्धांत काम में लाया जाता है। सहबंध का सिद्धांत, तो यह विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना होता है। लचीला सिद्धांत, आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन करना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब शिक्षण कार्य जो है वो छात्रों के स्तर के अनुसार हो। प्रजातांत्रिक सिद्धांत, विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान गुणों का विकास इसी सिद्धांत के माध्यम से होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के से सभी तरह से भिन्न होता है, तो इसे भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षा कराना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है और इसमें बालक सक्रिय रहते हैं। संबंधता का सिद्धांत, छात्र अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं में संबंध स्थापित करके सीखता है। अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत सफलता पर आधारित है। जब तक बालक सफल नहीं होगा तब तक बालक अभ्यास करेगा। चयन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से छात्र इच्छित विषय वस्तु का चयन करके अपने अधिगम में वृद्धि करता है।